और बेहद अफसोसनाक ये मंजर, और ये इसलिए क्योंकि जज्द खाकी पहुंच चुके हैं 44 जवानों के दिल्ली। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल जोशीपुरा साहब हैं। हमारे समय में भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता था, हमारा एक आधा जवान 2 जवान मारे जाते थे, हम रुकते नहीं थे, एक हफ्ते में उसके खिलाफ एक्शन ले लेते थे। तो इसको किस तरह समझा जाए जी। दूसरा, एक तरफ से आप आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, एक तरफ से बोलते हैं कि सिविल पावर इज ऑलवेज सुप्रीम टू मिलिट्री अथॉरिटी। तो इसमें जो मिलिट्री कमांडर है वो खौफला जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना चाहिए। कुछ भी करे, फौज में उरी का अटैक हुआ जी। सब के सब कमांडर निकाले गए, उसको खत्म कर दिया। सीआरपीएफ बीएसएफ में क्या करते हैं, उसको ईज आउट करके 2-3 साल सॉफ्ट पोस्टिंग दे देते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं। इस तरह तो कंट्रोल नहीं होता है ना। एक बात और समझिए, वॉर इज एन एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिक्स। कोई भी आर्मी अपने आप कभी निर्णय नहीं लेता कि हमें लड़ना चाहिए जी, अनलेस इट इज पाकिस्तान। वहां वो बोलता है पॉलिटिशियन को क्या करना चाहिए। हमारे यहां कोई भी एक्शन जब पॉलिटिशियन अप्रूव करता है, गवर्नमेंट इन पावर, तभी होता है जी। तो ये जो होता है, ये स्टेटमेंट का कोई हमसे मतलब नहीं होता है। हम जो करना है वही करेंगे, क्योंकि आर्मी की ट्रेनिंग एक ही है कि दुश्मन को एक ही तरह से निपटाना चाहिए। जी, एक जी। दूसरा मैं एक बताना चाहूंगा, ये आज हम जो देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आए, रक्षा मंत्री जी आए, मैं आपको बताऊं, मैं कश्मीर जाता हूं, हमारे कश्मीरी भाई को मालूम होगा, हर एक हफ्ता 1-2 शव आते हैं, बॉडी बैग्स आती है, उसको गोल्फ कोर्स में श्रीनगर में बदामी बाग में हम सलामी देते हैं। बिल्कुल सर, आपने और बात उसकी सही जगह कहा है। जाते हैं जी, क्योंकि हम आज हम खास ये बुलेटिन हमारे कश्मीर एक्सप्रेस सर, उसमें भी शाम 7 बजे हम 1 घंटे कश्मीर एक्सप्रेस करते हैं। तो उसमें हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन हमारे जवानों की। तो आज हम ये हमारे देश को, जी। पॉलिटिशियंस को पूछना चाहते हैं, आज हम ये हमारे भारतवासी को पूछना चाहते हैं कि क्या आपको जगाने के लिए, एक करने के लिए 40 की शहादत जरूरी थी? ये भी किसके बेटे हैं, ये किसके पति है, ये किसके बाप है, ये किसका बेटा है? आज हिंदुस्तान जागा, आज तक सोए थे 1-2 बॉडी, कुछ नहीं फर्क पड़ता था। हमने दिल्ली में देखा है, इनके फ्यूनरल्स में एक लोकल नेता भी नहीं आते थे। ये दिखावा है, ये कैमरा शॉट्स है। जब तक अंदर से अपनी आत्मा नहीं बदलेगी, अपनी सोच नहीं बदलेगी फौज के लिए, तब हम फौज को इस पर कोई विश्वास नहीं होता है। नहीं, मैं आपकी बातों का पूरा एहतराम करता हूं सर, और चूंकि ये एक आर्मी मैन कह रहा है तो इसके, उनके जज्बातों को समझिए, उनके दिल को समझिए कि कई बार कितनी मजबूरी हो जाती है, चाहकर भी कुछ चीजें नहीं हो पाती हैं, लेकिन उम्मीद है कि आगे हमें कुछ बड़े रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। मैं अनिल मिश्रा जी के पास जाऊंगा। अनिल मिश्रा जी, बदला लिया जाएगा, खुला हैंड दे दिया गया है, जो करना है कीजिए। वजीर आजम ने कहा है, सरकार ने कहा है, खराज अकीदत में भी पेश की। आपसे मैं जरूर कहूंगा कि क्या हमें वाकई रिजल्ट मिलेगा क्या देखने के लिए? आर्म फोर्सेस पर कोई शक नहीं है, लेकिन सियासी जो बातें हैं उन पर। जी देखिए, यही देश का दुर्भाग्य है कि इतनी बुरी घटना, इतना गहरा चोट पहुंचा है पूरे देश की आत्मा पर, लेकिन वक्तव्य बिल्कुल उसी तरह। आप हमें बताएं, मैं आप से पूछना चाहता, क्या ये लाइन आपने पहली बार सुनी? पिछले 30 सालों से कोई भी सरकार रही हो, कैसी भी सरकार रही हो, हम क्या सुनते आए हैं? सेना को पूरा छूट दे दिया गया है, हम बदला लेके रहेंगे, हमारे धैर्य की परीक्षा न लें, हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे, कश्मीर ही नहीं हम कराची लाहौर तक चढ़ाएंगे। आखिर हम जनता सुनते ही तो आ रही है, सुनते सुनते ऊब गई। दूसरा मेरा प्रश्न जो तो अभी क्या हमारे, करे सरकार? युद्ध करने मैं लगे? बताता हूं सर, मैं जंग में उतर जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं कह रहा हूं, मैं उसका जवाब देता हूं। मैं भी कहता हूं जंग अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जैसा कर्नल साहब कह रहे थे अभी कि
जो एक समस्या है, समस्या की मूलभूत जड़ों में जाने की जरूरत है। अगर आप देखें कि समस्या खुले हाथ छोड़ दिया, खुले हाथ कब नहीं छोड़ा, सेना हमेशा अपना काम अपने ढंग से करती है, सेना और सरकारी कार्रवाई में बहुत अंतर होता है। लेकिन इन टेक्निकल बातों में न जाके अगर आप पूछ रहे हैं क्या किया जाए, जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जिस पर बात नहीं हो रही है, हम अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतरराज्यीय बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जड़ कहां है सर? जड़ यह है कि हमने पहले दिन से कश्मीर से हम तो जुड़े, लेकिन कश्मीर को हमने अपने से नहीं जोड़ा है। हमने जो दो एक नियम कानून जिसकी मांग पहले दिन से उठ रही है, जिसका ये खामियाजा आज हमें देखने को मिल रहा है, बगैर राजनीतिक सोच के ये बात करनी चाहिए कि अगर वो कहने को हमारे बॉर्डर में है, हमारी भारत के नक्शे की सीमा में आते हैं, लेकिन क्या हम एक साथ रहते? उनका घर अलग है, हमारा घर अलग है, हम मेहमानों की तरह कभी साल 6 महीने में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। कहां से वो देशभक्ति आए, कहां से वो आत्मीयता आए, कहां से वो? बाकी पूरे देश में आप बताएं, इतना बड़ा राष्ट्र है, इतना बड़ा देश है, सब स्टेट बटे हुए हैं, लेकिन कश्मीर और उसमें क्या अंतर है? जो एक बंधन धारा 370, जो एक 35 से ये जो नियम कानून बना के राजनीतिक के एक सोच के तहत राजनीतिक के हथियार बनाया गया, जिसको लेके जनता या कोई भी हो, तो आखिर अलगाव तो हमने ही दे रखा है उनको। वो हमसे जुड़े कैसे? वो भारतीयता से जुड़े कैसे? भी तो कुछ टेक्निकल, जो भी टेक्निकलिटी रही हो, बिल्कुल थी, लेकिन ज्यादा देखिए सर, सुनिए ना अनिल जी, सुनिए ना, अभी बहुत ज्यादा अगर कुछ करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस आकर यहां पर बैठ जाएगा। पाकिस्तान भी तो यही चाहता है कि यूएन यहां पर आकर के बैठ जाए। अलगाववादी धड़े भी तो यही चाहते हैं ये विवादास्पद इलाका हो जाए और रह जाए यूएन 40 साल 50 साल तक। क्या हम इस तरफ बढ़े? देखिए साहब, अब हम 47 वाले भारत नहीं रह गए हैं, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। आज स्थिति उलट है। आपने अभी जंग का नाम लिया, आप क्या समझ रहे हैं? जंग नहीं है, हम आतंकवादी घटना कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इसको जंग कहता है और पिछले 30 सालों से इस तरह जंग हमसे लड़ रहा है। आप इस चीज को गौर करें, पाकिस्तान हमारी ही धरती पर अपनी शर्तों पे, अपने बताए गए समय पर और अपने बताए गए स्थानों पर अपने दिए हुए हथियारों से जंग करता है। जब वो वार करता है तो हम रक्षात्मक वार करते हैं। क्यों नहीं स्थिति पलट दी जाती? क्यों हमारे देश को शर्मिंदा होना पड़ता है? आज जरूरत इस बात की है, जो 30 साल से जंग हम लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे और खुलकर लड़ें, लेकिन अब स्थितियां विपरीत कर देनी चाहिए भारत सरकार को। हम बताएं उनको कहां पर युद्ध होगा, हम बताएं किस समय पर होगा। युद्ध का मतलब केवल सेना तोप लेके बढ़े, इसको युद्ध नहीं कहते, वार इसको नहीं कहते। वार के बहुत से तरीके हैं। हमारी सरकारें कहां चूक रही हैं, ये देखने वाली बात है। ऐसा नहीं कोई चीज छिपा है, ये राजनीतिक एजेंडे के तहत, मैंने जैसा पहले कहा, यही फिर कहूंगा कि 10 मिनट के लिए हमारे सारी राजनीतिक पार्टियों को, और कोई राजनीतिक पार्टी हो न हो, जो उस वक्त सत्ता नसीन है, जो इस वक्त सत्ता पर काबिज है, उसे थोड़ी देर के लिए कुर्सी की माया मोह, वोटों की राजनीति से थोड़ा परे होना पड़ेगा। सारे रास्ते अपने आप निकल आएंगे, वरना इस तरह हमारी आत्मा बार बार घायल की जाएगी। और जब जब इस तरह की घटनाएं होंगी, हम आप इस तरह बैठकर दिल्ली के एसी कमरों में वार्ता करेंगे, तरह तरह से बुद्धिजीवी बातें करेंगे। प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो या विपक्ष के नेता हो, वो एक घड़ियाली आंसू की तरह, मैं बड़े खोल कर कह रहा हूं, ये पहली बार नहीं हुआ है। संसद अटैक इसी जैसे मोहम्मद ने किया, बॉम्बे अटैक इसी ने किया, पठानकोट, उरी, कब तक हम वार्निंग देंगे? देश ये प्रश्न पूछ रहा है। और कब तक पाकिस्तान हम पर चढ़कर, हमारे ही घर में घुसकर हम पर बार बार अटैक करेगा और हम उसको घृणित कार्य, निंदनीय कार्य, आतंकवादी घटना, कायरतापूर्ण घटना, आखिर इन शब्दों से हम कब तक खेलेंगे साहब? ये पीढ़ी, एक पीढ़ी बचपना से बुढ़ापे की तरफ चल पड़ी है। कृपया इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, जिसपे सरकार को या सारी राजनीतिक पार्टियों को बड़े संगठित होकर, एक पक्ष होकर सोचना पड़ेगा और ये तरीका बदलना पड़ेगा। अब हम जो कार्रवाई हम पर होती है उसको किस तरह किया जाए, लेकिन हम अपने पड़ोसी देश पर अगर इल्जाम लगाते हैं उसको भी मजबूर करेंगे, और घर में जो हमारी नीतियों में कमियां हैं उसको एक दृढ़ सोच के साथ सोच की जो बात हो रही थी। जी, मैं कर्नल तेज टिक्कू साहब के पास जाऊंगा। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधे जुड़ गए हैं। कर्नल तेज टिक्कू साहब, आप लगातार बहस को सुन रहे हैं। हमने अपनी बहस का जो फोकस रखा है शुरू से, वो अभी शाम से, वो सोच को लेकर के, जिस सोच के चलते एक व्यक्ति, एक शख्स, एक नौजवान सुसाइड बमर बन जाता है। और यहाँ पर एक कश्मीरी नौजवान भी हैं, मीर जुनैद साहब, उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं ये बहुत खतरनाक हालात बन जाएंगे अगर ये ट्रेंड चल पड़ा कि अब सुसाइड बमर बनने लगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग को इस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो हम लोगों में कहां से कमी है सोच में कि हम उनको इस लायक नहीं बना पाए कि अपने तरीके से उनको हैंडल कर पाए?
देखिए, मैंने कल भी टेलीविजन डिबेट्स में, कई टेलीविजन डिबेट्स में ये कहा और आज भी मैं दोबारा से ये कह रहा हूं, ये आईडी का इस्तेमाल और इतने बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करना, क्योंकि तकरीबन 100 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया, जिससे इतना जबरदस्त नुकसान हुआ कि पिछले 30 साल में इतना बड़ा नुकसान पहले नहीं हुआ था। और जुनैद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इससे कश्मीर में जो आतंकवाद चल रहा है उसको एक बिल्कुल अलग दिशा में मोड़ दिया गया है। और चूंकि कश्मीर वादी बहुत थिकली पॉपुलेटेड है, अगर ऐसा आगे बढ़ता रहा ये सिलसिला आईडी का, तो वहां बहुत सारा नुकसान होने वाला है। लेकिन मैं देखिए, दो तीन चीजें बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूं कि अगर हम इस बात का विश्लेषण करें कि हम इस लेवल पर कैसे पहुंचे, इसमें हमारे जो कश्मीर के अवाम है, कश्मीर, उनको सोचना पड़ेगा कि उन्होंने रेडिकलाइजेशन को इतना आगे तक कैसे बढ़ाया। आफ्टर ऑल कश्मीर का मसला तो कल का नहीं है, पिछले 5 साल का नहीं है, 10 साल का नहीं है, 1947 से लेकर अभी तक कश्मीर का मसला रहा है। लेकिन जब तक इसको पॉलिटिकली हम हैंडल कर रहे थे तब तक शांति थी, प्रोग्रेस भी हो रही थी, बातचीत भी हो रही थी, कई मुआहदे हो गए थे आपस में। तो ये कौन सी परिस्थितियां थी जिससे कश्मीरियों ने अपने हाथ में हथियार उठाया? क्या ये उनकी मंशा थी कि उनका इस्तेमाल किया गया? और अब स्थिति इतनी जबरदस्त बन गई है कि लोग युद्ध की बात कर रहे हैं। एक्चुअली युद्ध तो पहले से चल रहा है, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर कश्मीर के अंदर हो रहा है। प्रॉक्सी वॉर, इस प्रॉक्सी वॉर में सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीरियों का हो रहा है और हिंदुस्तानियों का हो रहा है। पाकिस्तान तो अपनी फैक्ट्री से आतंकवादी निकाल रहे हैं, उनको भेज रहे हैं, या इस मामले में हमारे एक नौजवान को उन्होंने वर्गला करके उसको सुसाइड बॉम्बर बनाया। उनके लिए तो इसकी कोई कीमत है ही नहीं, बिल्कुल छोटी सी कीमत है। लेकिन जो कीमत हमें अदा करनी पड़ती है, जो कश्मीर के अवाम को अदा करनी पड़ती है, कश्मीर के अवाम को ही सोचना पड़ेगा कि इसको वो कैसे खत्म रहे, क्योंकि आफ्टर ऑल वही सोसाइटी तो आतंकवादी बना रही है। बिल्कुल। मैं फिर इसी सवाल को लेकर के सर, आपके सवाल को लेकर के मैं फिर मीर जुनैद साहब के पास जा रहा हूं। मीर जुनैद साहब, आप ही खुद कह रहे हैं कि इसी सोसाइटी को सोचना पड़ेगा। इसी सोसाइटी ने बंदूक भी थामी है, इसी सोसाइटी ने कुछ या तो उनका इस्तेमाल किया जा रहा है सोसाइटी का, या फिर वो खुद इसके लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो यहीं से है। देखिए, बंदूक ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो एयर ड्रॉप करके डाली गई और सब में बांटी गई। इसमें जो पिछली सरकारें रही हैं, मैं तो बार बार कह रहा हूं, उनका इसमें एक इम्पोर्टेंट लैप्स रहा है। एनडीए का, यूपीए का, उधर की जो सरकारें हैं उनका। अब ये रेडिकलाइजेशन की एक ऐसी चीज़ है, सोच बदलने में बड़ा टाइम लगता है जी। सोच आप रातों रात नहीं बदल सकते। इस सोच को बदलने में जो हमारा नेबर है, उन्हें तो 5-8 साल पहले मेहनत करी है इस पे। इस चीज़ की जो मैं इस चीज़ की वजाहत जो करूँगा, ऐसे है कि 5 साल पहले, 3 साल 4 साल पहले जब भी कोई टेररिस्ट मरता था, उसको क्या ऐसे ग्लोरिफिकेशन की जाती थी? क्या उसको ऐसा ग्लोरीफाई किया जाता था? क्या उसके जनाजे पे इतने लोग आते थे? क्या फ्यूनरल एब्सेंशिया जो है ऐसे होता था? नहीं। एक सोच बनाई गई, एक माहौल बनाया गया, और हमारे जो गवर्नमेंट्स है वो सोती रही, और आज जो हम इस हालात पे आ गए हैं। और इसका एक ही हल है कि एक नई गवर्नमेंट इंडिजीनियस लोगों की उभर के आए, जो कि इस चीज को एक अच्छे तरीके से टैकल करें। अब जो नए लोग कौन होंगे जुनैद? वही मैं पूछ रहा हूं कि नए लोग कौन होंगे? नौजवान होंगे, लेकिन उन्होंने वो तो, अब हम बात करते हैं जब कुछ कश्मीरी नौजवानों से, तो उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि वो कुछ दूसरी दुनिया के हैं, कम से कम हिंदुस्तान के जैसे तो नहीं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन परसेप्शन तो यही बन रहा है। नहीं, परसेप्शन ये भी बना, जब आईएएस शाह फैसल ने क्वालिफाई किया तो कश्मीर में एक पूरा परसेप्शन चेंज हो गया। और अभी शाह फैसल ने रिजाइन दे दिया तो परसेप्शन और चेंज हो रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि अच्छे लोग आ रहे हैं। आप देखिए, शाह फैसल ने नौकरी छोड़ी, अभी बाकी जितने भी आला अफसरान हैं, वो जब
एक नई चीज चाहते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि नहीं, हम अपनी नौकरियां छोड़ के किसी नई चीज की शुरुआत करें। और इन लोगों का डुअल स्टैंडर्ड देखिए। आज जैसे अभी मैं देख रहा था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, जो लास्ट इनके लवाजमात पाम एयरपोर्ट पे पूरे करने थे अब शहीदों के, आ गए। राहुल गांधी भी उधर थे, मगर उधर कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब, ये महबूबा मुफ्ती जी, जब वहां सीआरपीएफ कंटोनमेंट में इनकी फ्यूनरल प्रोसेसन जा रही थी, बाकी चीजें इनकी जा रही थी, वो लोग कहां थे? वेयर वेर दे? आई मीन, दे आर द सेम पीपल हु आर प्रोटेक्टिंग देम। अब ऐसा नहीं है कि उनको अंदर नहीं छोड़ते। जैसे 5 मिनट का राहुल गांधी आ गया, तो वो भी तो आ सकते थे उधर, क्यों नहीं आए? यही है कि दो घोड़े नहीं दुड़ाने। अगर लोगों ने किसी एक व्यक्ति को मैंडेट दिया होता है कि स्टेट को रिप्रेजेंट करने में, उसको चीजें बैलेंस करनी होती है। वो ऐसे नहीं हो सकता है कि नहीं जी, मैं पुलवामा मिलिटेंट के घर चली जाऊंगी और वहां पे वोट बैंक पॉलिटिक्स करूंगी। क्या यही एक जो चीज है जिसने कश्मीरी कौम को तबाह किया है, बर्बाद किया है? इनके डबल स्टैंडर्ड्स। कंफ्यूज है, कंफ्यूजन नौजवान। मैं नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। किया गया है। कर्नल साहब कुछ, कर्नल जोशीपुरा कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात से कुछ जोड़ते हुए, उनको मैं एक बार सुनूंगा जी। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि आर्म फोर्सेस आर विद कश्मीरीज, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हम कश्मीरी के खिलाफ नहीं हैं। हम आर्मी कैरीज आउट द ऑर्डर्स ऑफ पॉलिटिशियंस। अब ये जो कश्मीर का माहौल है, राइट फ्रॉम 1947 टिल डेट, it has been handled, mishandled, not handled by politicians. एक गलती वजह से आज तक ये कश्मीरी प्रॉब्लम सुलझा नहीं है। दूसरी गलती हुई 71 में, 1 लाख पाकिस्तानी प्रिजनर्स हमारे पास थे। उन समय के प्राइम मिनिस्टर श्री भुट्टो, उसके पास कोई चारा नहीं था, जो बोलने था वो करने को तैयार थे। हमने वो भी घुमाया। अभी धीरे धीरे, जैसे पहले हमारे यहाँ साथियों ने बोला कि हम हमेशा डिफेंसिव एक्शन लेते रहे हैं, हमने कभी ये प्रयत्न नहीं किया कि कश्मीर को हम बताएं कि ये भारत का एक हिस्सा है। ये कश्मीर की गलती नहीं है कि वो बोलने लगे कि भारत ये है, आप भारत से आए हो। ये हमारी गलती है कि हमने कभी कश्मीरी को अपना भाग नहीं बताया। आर्टिकल 370 वॉज वन प्रॉब्लम, ठोस दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बन गया है। हम यही चाहते हैं कि यही पॉलिटिशियंस, अभी मैं बता रहा था, कश्मीर में रोज 2-3, एक हफ्ते में 2-3 बॉडी बैग्स आती है हमारे जवानों की। जब वो यहाँ दिल्ली आते थे, हमारा कोई पॉलिटिशियंस, MP, MLA फ्यूनरल में हाजिरी नहीं देता था। क्या हिंदुस्तान को जगाने के लिए, कश्मीर प्रॉब्लम को दिखाने के लिए ये 40 की शहादत जरूरी थी कि सब पॉलिटिशियंस आके उसकी शहादत को विराजते हैं? शर्मजनक बात है। हम यही चाहते हैं कि ये कश्मीरी को सच बात बताया जाए कि कुरान क्या बोलता है, वोट बैंक छोड़ा जाए। जैसे ये नदीम साहब ने सही बताया कि ये बहुत लंबा समय से ब्रेन वॉशिंग हो रही थी, और अगर रिवर्स करना है तो इतना ही समय लगेगा, बल्कि ज्यादा लग सकता है। अब तो हालात, ये बताऊं मैं, हालात यहां तक पहुंची है। जी। और अगर ये कश्मीरी को बचाना है तो पहले कश्मीरी को बताओ कि तुम हमारे भाइयों, यू आर पार्ट ऑफ अस। और ये जबान से नहीं, अंतरात्मा से बताओ। एक जी। दूसरा, वहां जो गवर्नर वगैरह रखते हो, कीप एन ए पॉलिटिकल मैन। पॉलिटिशियंस विल ऑलवेज स्पॉइल द एनवायरमेंट, वातावरण को गंदा कीचड़ डाल देगा। ये आदमी रखो जो कश्मीरी का प्रॉब्लम समझता है, जिसने कश्मीरी के साथ बहुत समय निकाला है और वो कश्मीर की चाह रखता है।
कि कश्मीर का भला हो, ये कौन हो सकता है? हमारे ख्याल से एक जनरल जो वहां रहा है 3-4 साल 5 साल, जिसने कश्मीरी के साथ एक हिस्सा बन के काम किया है, लोगों से बात करी है, लोगों को समझता है, वहां कल्चर को समझता है, वहां कुरान का हिस्सूल समझता है। हम मालूम है हमारे जब मुसलमान जवान थे तो हम नमाज, हमारा हुक्म था वो मंदिर में आएंगे और मैं नमाज में जाऊंगा, इफ्तार पार्टी करूंगा, और वो हमको समझ आते थे कि कुरान में क्या लिखा है। ये नहीं है कि फौजी कुरान है क्या समझता नहीं इस्लाम जी, हम बहुत समझते हैं। और ये एक आदमी ऐसा रखो जो न्यूट्रल हो, जो किसी पार्टी के साथ ना हो, और जो कश्मीर को उसमें विश्वास हो। बहुत अहम बात है सर, आप ये हम बताना चाहते बहुत अहम बात थे। जी। यही तरीका है हमारे कश्मीर भाई को हमारे पास लाने। बहुत बड़ी हिकमत अमली की, नई हिकमत अमली की, और एक सोच को कहीं ना कहीं बदलने की बहुत ही मुश्किल जो एक प्रोसेस है उस पर जाने की जरूरत है। उस पर और हम बात कर रहे हैं क्योंकि कश्मीरी नौजवान को भी हमने अपने साथ रखा है। उनके बिना, उनकी सोच को समझे बिना, उनके दिमाग को समझे बिना हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। ये भी बात निकल कर सामने आ रही है। कम से कम हमने अपनी चर्चा में इसका ख्याल रखा है।